नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया आज की इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जो आपसे आज बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी नेपाल में स्थिति है वो बहुत भयंकर है और आंदोलनकारियों ने तख्ता पलट कर दिया है। केपी ओली शर्मा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा गया और उनके घरों में घुसकर मारा गया। जो गोदी मीडिया का एक ऑफिस था उसको बुरी तरह से जो है बर्बाद कर दिया, उसको जला दिया गया। संसद के अंदर घुस गए और उसमें तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। इसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान जो नेपाल के शासन प्रशासन के आधार थे उनको जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा ये जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसक झड़प में तकरीबन 23 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि रियल आंकड़े तो और भी बात है वो कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ये बताया जा रहा है। और सैकड़ों की संख्या में ऐसा भी कहते हैं कि 500-700 जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। स्थिति खराब है। एक वीडियो तो ऐसा भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में गोली लगने की वजह से जो है घायल हो गया था और वहां से उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जो है वो आ जाता है। ऐसा जुनून है वो नेपाल में अभी देखने को मिला। और ये आंदोलन सरकार की युवाओं के प्रति बेरुखी, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के ऊपर अवांछित प्रतिबंध लगाकर जनता की आवाज को दबाने का जो कार्य किया जा रहा था उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन किया गया जेनजी के द्वारा। अब ये जेनजी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जेनजी वो पीढ़ी है, यानी ये जनरेशन है एक तरह से जो 1997 से लेकर और 2012 तक पैदा हुई है। यानी लगभग 13-14 साल से लेकर और 28 साल तक के जो युवा हैं उनको जेनजी है वो कहा जाता है। और इसी आंदोलन के द्वारा एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है नेपाल में, जिसका नाम है बुलेनसा, अर्थात बालेंद्र या बुलेनसा के नाम से ये जो व्यक्ति है वो फेमस है। और 25 साल की उम्र में इसने जो है केपी ओली शर्मा के खिलाफ वहां के जो है चेयरमैनशिप का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर जो है ये वहां का मेयर बना है। और ये जो नई पीढ़ी है जिसको जेनजी कहा जाता है, इसका भरपूर समर्थन है वो उसे शामिल है। हालांकि इस जेनजी के आंदोलन में जिन लोगों को बुलाया गया था वो सब 1997 से लेकर और 2012 तक जो पैदा हुए लोग हैं उन्हीं को शामिल किया गया था, इसलिए ये उसमें शामिल तो नहीं हुए। लेकिन फिर भी उनका समर्थन है वो उनको प्राप्त था। और अब ये जो मांग है वो उठने लगी है कि जेनजी के द्वारा कि जो बुलेन शाह है उसको प्रधानमंत्री यानी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। और बुलेन शाह ने अपील भी की है युवाओं से, इस जेनजी से कि राष्ट्रीय संपत्ति को अभी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए, क्योंकि ये संपत्ति है वो आपकी, हमारी, सबकी है। अब इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसी के बारे में यानी कि एक तरह से कुछ जानकारियां हैं वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा, मैं साझा करूंगा कि वाकई में यानी कि एक तरह से जो है इसमें ये बुलेन शाह की भूमिका है वो कैसी रही है। मैंने अभी बताया कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें इसने भाग नहीं लिया। इन्होंने कहा कि मैं इस आयु सीमा से बाहर हूं, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है, इन प्रदर्शनकारियों को उन्होंने जो है अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। और साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान उन्हें नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये जो संपत्ति हम सभी की है। तो ये ऐसी उनके द्वारा अपील है वो की गई। और ये जो बुलेन शाह है, जैसा कि गल्फ न्यूज में भी है, विकिपीडिया में भी है,
सोशल मीडिया में भी है और इसके साथ साथ में अन्य जो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, दूसरे अन्य जो ऐसी इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, उसमें बुलेन शाह है वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर है वो सामने आया है और एक ऐसी अस्थायी परिषद बनाई जाए, उस अस्थायी परिषद की जो कमान है वो बुलेन शाह के हाथ में हो, इस प्रकार के जो नारे हैं वो वहां पर लग रहे हैं, ऐसी बात है वो कही जा रही है। तो हम नेपाल की स्थिति तो आप सभी जान रहे हैं कि नेपाल में स्थिति है वो बहुत भयंकर है, बेकाबू है। अभी भी यानी कि एक तरह से जो है वो प्रदर्शन वहां पर चालू है। लेकिन आज हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जेन जी के अलावा और कौन कौन सी पीढ़ियां हैं जो यानी कि एक तरह से जो है वो मानी जाती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इन पीढ़ियों के बारे में चर्चा है वो करूंगा। तो इस दृष्टि से जो जनरेशन या जो पीढ़ियां जो अब तक यानी कि एक तरह से जो है वो विद्यमान थी या जो है वो रही है, तो इस संदर्भ में सबसे पहली जो पीढ़ी है यानी इनकी यानी कि एक तरह से पीढ़ियों की समय सीमा और विशेषताएं क्या है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों की जानकारी में रहे कि ये पीढ़ियां कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहली पीढ़ी आती है साइलेंट पीढ़ी। इस पीढ़ी का जो एक तरह से जो काल है वो 1928 से लेकर और 1945 तक का माना जाता है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये जो पीढ़ी है वो पैदा हुई और सेकंड वर्ल्ड वार तक ये जो पीढ़ी है वो रही। तो ये अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ऋणात्मक प्रभाव में रही, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और महामंदी जो है इस पीढ़ी के द्वारा देखा गया था। इस पीढ़ी के जो लक्षण है वो क्या है, इसमें अनुशासन, परंपरागत नैतिकता और आर्थिक कठिनाइयों की सहनशीलता है, इस पीढ़ी के लक्षण है। दूसरी उसके बाद में जो पीढ़ी उसके बाद में आती है उसको कहते हैं बेबी बूमर्स, जो 1945 के बाद में यानी 1946 से 1964 तक जो पैदा हुई है इसको बेबी बूमर्स कहा जाता है। ये एक तरह से जो है यूं कहना चाहिए कि इनका जो लक्षण है यानी नौकरी तक की वफादारी, व्यवस्थित काम, उठती उदारता, महिलाओं का सशक्तिकरण, फ्लावर पावर और सामाजिक उन्नति, ये इस पीढ़ी की जो है विशेषता है वो बतलाई जा सकती है। तीसरी जो पीढ़ी है वो है ये जनरेशन एक्स, जिसको जेन एक्स भी कहा जाता है। जेन एक्स लगभग 1965 से 1980 तक की जो पीढ़ी है वो इसके अंतर्गत आती है, यानी हमारा जो जन्म है इसी पीढ़ी के अंतर्गत माना जाता है। साथियों, मैं इसी पीढ़ी के अंतर्गत आता हूं। आप कौन सी पीढ़ी में आते हैं ये आपको तय करना है, तो ये मैं जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कौन सी पीढ़ी में आते हैं। तो जेन एक्स के जो लक्षण है वो ये है कि आर्थिक संकट और विश्वसनीयता के दौर में ये पीढ़ी है वो पली बड़ी है। लघु संगठन में काम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तकनीकी अनुकूलन, ये इस पीढ़ी की विशेषताएं हैं वो रहे हैं। उसके बाद में अगली जो पीढ़ी है वो है मिलेनियल्स गामा। इसको एक तरह से जो है जेन गामा या जेन वाई के नाम से जाना जाता है। इसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है और इसकी जो जन्मावधि है वो 1981 से लेकर और 1996 तक जो है वो मानी जाती है। कुछ जो सूत्र है इसको 2000 तक भी ले जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 1996 तक जो इस पीढ़ी के जो लोग हैं वो आते हैं। इसके लक्षण है डिजिटल सुधार, सामाजिक सहभागिता, आत्मविश्वास, शिक्षा और कैरियर की जो है महत्वाकांक्षा, ये इस पीढ़ी के अंतर्गत जो है विशेष रूप से देखने को मिला है। और उसके बाद में यानी कि एक तरह से जो पीढ़ी आती है वो है जनरेशन जेड यानी जेन जी के नाम से इसको जो है वो संबोधित किया जाता है। ये पीढ़ी 1997 से लेकर और 2012 तक की जो है वो अवधि में पैदा हुई। इनके जो लक्षण है यानी तकनीकी जन्मजात जो है तकनीकी जो ज्ञान है वो इन्हें मिलना शुरू हुआ। उस समय तक जो है डिजिटल जो नेटिव्स हैं वो शुरू हो चुके थे। सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी जागरूकता, उद्यमिता, इसके अलावा स्क्रीन जीवन शैली यानी जो है मोबाइल और टीवी के ऊपर या कई प्रकार के यानी कि एक तरह जो कंप्यूटर गेम्स वगैरह, ये इस पीढ़ी के जो है वो दौरान है वो देखने को मिला है। तेज संवाद, वास्तविकता के प्रति संवेदनशीलता, यानी आपके ये जो फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम और दूसरे अन्य प्रकार के इसी प्रकार के सोशल जो ये प्लेटफॉर्म है ये इसी काल में यानी कि एक तरह से विशेष रूप से जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इस पीढ़ी को जो है वो जेनजी है वो कहा जाता है। अगली जो पीढ़ी है वो है जनरेशन अल्फा यानी जेन अल्फा। ये जो पीढ़ी है वो 2012 से लेकर और 2025 तक जो पीढ़ी 2012-13 के बाद में जो पीढ़ी जो है वो पैदा हुई है और 2025 तक यानी इस साल तक जो पीढ़ी जो है वो जिनका जन्म हुआ है इनको जो है वो जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। इनके लक्षण क्या है? ये पूरी तरह से यानी कि एक तरह से तकनीक में डूबी हुई है, इको जागरूकता है, सांस्कृतिक विविधता में विश्वास है, सोशल मीडिया में पूरी तरह से इनकी जो है वो डूब है, रुचि है, सिस्टम में और सिस्टम और शिक्षा में यानी कि एक तरह से गहरी रुचि है। साथ ही साथ जल्द ही 22वीं सदी का जीवन है ये पीढ़ी है वो प्राप्त कर लेना चाहती है, ये इसकी विशेषता है। इसमें भाषा शैली सोशल मीडिया से प्रेरित श्लोक जैसे इसकी बीडी ओहियो मेविंग ये इसमें यानी कि एक तरह से शामिल है। तो ये जो पीढ़ी है वो अल्फा जेन अल्फा के नाम से जानी जाती है। अगली जो पीढ़ी जो आ रही है अब जो आएगी या आनी शुरू हो गई है वो पीढ़ी होगी आपकी 7 जनरेशन और ये जनरेशन जो है वो जनरेशन बीटा के नाम से जानी जाएगी। और इस पीढ़ी के जो एक तरह से जो अवधि है वो 2025 से लेकर और 2039 तक जो है वो रहेगी। हो सकता है इसमें और आगे पीछे यानी कि एक तरह से कुछ बदलाव हो, ये भविष्य के गर्त में है। इस पीढ़ी की जो विशेषताएं होगी यानी कि अत्याधुनिक तकनीक यानी एआई, इसके अलावा ये मेटावर्स, रोबोटिक्स, इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है ये इनसे ये घिरे हुए रहेंगे। और पर्यावरण सामुदायिक समझदारी से बढ़ते यानी कि एक तरह से इनके कदम एक बेटा या बेटी के पहचान के साथ की ये जो युवा पीढ़ी है वो जो है वो डेवलप होगी। हालांकि बीटा नाम पर कुछ विवाद भी है क्योंकि इसमें पैसिव जैसा अर्थ निहित माना जाता है, लेकिन जो भी हो कुल मिला के बात यह है कि ये जो है अभी कुल पीढ़ियां हैं और अभी जो आंदोलन जो चल रहा है नेपाल में वो जेनजी के द्वारा है वो किया जा रहा है। और इनकी आवाज को दबाने का जो काम है वो जो है वो सरकार के द्वारा किया गया। तो ये जो अपना आपा खो बैठे और ऐसी स्थिति में जो है आप देख सकते हैं कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया और जो वहां के शासक इस पीढ़ी को जो है वो अपने यानी कि एक तरह से हाथ की या कठपुतली मानकर चलते थे। वो जो ये मानते थे कि जैसा हम चाहेंगे यानी कि एक तरह से वैसा हम शासन सत्ता में रहते हुए कर लेंगे। अब आजकल की ये जो पीढ़ियां हैं वो अब इन बातों को स्वीकार करने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। इसलिए भारत में भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको इसके लिए सावचेत हो जाना चाहिए और जनता की आवाज को किसी भी तरीके से किसी भी रूप में दबाना ये एक तरह से जो है क्रांति की चिंगारी को भड़काने के समान होगा। और एक छोटी सी चिंगारी है वो बारूद के ढेर के समान है, वो सिद्ध हो सकती है। इसलिए सरकार को सावधान रहना चाहिए और जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो यहाँ की जो पीढ़ी है जिनको अभी रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार सृजन के ऊपर जो है उनको जो है वो काम सरकारों को करना चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से और इनके माध्यम से जो है उनको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब शाम को या सुबह जब खाने की बारी आती है तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इनको कुछ नहीं मिलता है। तो इस पीढ़ी को जो कि सबसे ज्यादा अभी एट प्रेजेंट एनर्जेटिक है, इसमें टीनेजर्स भी आ गए हैं और इसके साथ साथ में 28-29 साल तक के वो युवा आ गए हैं जो अपने कैरियर के लिए और अपने रोजगार के लिए जो है भारत में भी लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो इनके जो है संघर्ष में सरकार को इनकी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, जैसा कि अभी अपने आप में देखने में मिल रहा है कि भर्ती परीक्षाओं में जो है निरंतर पेपर आउट हो रहे हैं, भाई भतीजावाद भारत में बढ़ रहा है। कुछ विशेष विचारधारा के जो लोग हैं
उनको लिया जा रहा है। आईएएस आईपीएस जैसी यानी कि एक तरह जो महत्वपूर्ण जो पोस्टें हैं, या यूं कहना चाहिए कि जो सेक्रेटरी लेवल की, चीफ सेक्रेटरी तक की लेवल की जो पोस्ट हैं, इसमें मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी थी। तो ये और इसके साथ साथ में और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखने को मिल रही है। तो सरकारों को जो है अब सावचेत हो जाना चाहिए, युवाओं के लिए अपने आप में जो है वो सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की स्थापना हो समाज में कैसे की जा सकती है, ज्ञान विज्ञान और मानवता के आधार पर देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। धर्म की अफीम ज्यादा दिनों तक जो है लोगों को नशे में नहीं रख सकती। एक न एक दिन धर्म की अफीम का नशा है जब उतरता है, तो ऐसी स्थिति में नेपाल जैसा हालात होते हैं, बांग्लादेश जैसे हालात होते हैं, श्रीलंका जैसे हालात हैं वो पैदा होते हैं। और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अपने आप में चेतावनी है। उन देशों की सरकारों को भी जो है वो अब सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए और सोचना चाहिए उनको कि वो इन जो ये अभी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनके लिए क्या करेंगे। तो यही यानी कि एक तरह से आज की जो चर्चा का है वो साथियों विषय था। बाकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो नेपाल की पूरी तरह से भी बंद हो चुकी है। किसी भी प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ये हवाई उड़ानें हैं वो अभी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ में पब्लिक के द्वारा जो आक्रोश फैला गया, जो आक्रोश जो है पैदा हुआ है, उस आक्रोश के परिणाम स्वरूप जनता जो है वो मंत्रियों को चुन चुनकर है वो उनको मार रही है, उनको पकड़ रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और जहां भी ये जो मंत्री संतरी मिल रहे हैं, सरकार के उच्च पदाधिकारी मिल रहे हैं, उनको एक एक कर इसके और इसी प्रकार से मारा पीटा जा रहा है। तो ये स्थिति एक भयावह संकेत की ओर इशारा करती है कि ज्यादा दिन तक यदि आप सिस्टम को का वॉयलेशन करोगे और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करोगे तो यही परिणाम होगा। यह भी सुनने में आया है कि उसको जो है वो हिंदू राष्ट्र है वो बनाने जा रहे थे, हिंदू राष्ट्र का परिणाम है वो देख लीजिए क्या हुआ है। यानी ये इस प्रकार की धार्मिक उन्मादता ये पैदा करना, देश में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना, ये एक न एक दिन जो है वो घातक सिद्ध होता है। इसलिए भारत में भी हमारे शासकों को ये सोचना चाहिए। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं मोदी जी को और देश की सभी सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, राज्य सरकारों को जो है चेताना चाहता हूं कि इस आधार पर जो है यानी धार्मिक उन्मादता के आधार पर और जातिगत आधार पर ये देश को विभाजित करने की नीति खत्म होनी चाहिए और संवैधानिक तंत्र के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो है वो देश का संचालन होना चाहिए और सबके साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। यही यानी कि एक तरह से आज की मेरी जो है वो अपील है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे विचारों से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक करें सब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें। साथ ही साथ अपील करना चाहता हूं साथियों कि आप यदि संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्टिज्म, फेमिनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय में, तो आप हमारी पार्टी के साथ में जुड़े और जिस रूप में भी हमारी पार्टी को आप मदद दे सकते हैं उस रूप में आप जो है मदद देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।